सभी को नमस्कार। हम आज के वीडियो में ऑनलाइन माध्यम से विसर्ग संधि के अगले भाग में पढ़ेंगे और आज हमारा संधि भाग का अंतिम टॉपिक होगा और इसी के साथ संधि बिंदु का समापन हो जाएगा, जो 4 अंक का 80 में से 4 अंक का बिंदु था। शुरुआत करते हैं विसर्गस्य रेफः यानी ऋत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? ऋत्व विसर्ग संधि यानी विसर्गस्य रेफ, विसर्ग का रेफ करने वाली। रेफ का मतलब है रे करने वाली। अगर रे हो रहा है तो ऋत्व, उ हो रहा है तो उत्व, स हो रहा है तो सत्व संधि कहलाती है। और विसर्ग का यदि लोप हो रहा है तो विसर्ग लोप संधि कहलाती है। दोनों पढ़ेंगे इसी में। अब ऋत्व संधि में पढ़ते हैं पहला नियम, दोनों साथ चलेंगे। इचो अस्सी विसर्गस्य रेफः। इचः इच ये कहता है कि पदांत में ए या आ को छोड़ करके कोई भी वर्ण हो सकता है, यानी ए आ नहीं होना चाहिए। ए आ के अलावा पदांत में कोई भी वर्ण स्वर वर्ण हो सकता है। जैसे मुनि ही में देखिए यहाँ पर मुनि ही में आपको दिखाई दे रहा है ह्रस्व ई है, यानी ई स्वर है और ए या आ नहीं है। इसको छोड़ करके परस से बाद के विसर्ग से विसर्ग का असी परे अस प्रत्याहार परे रहते, यानी इसके बाद जो विसर्ग होगा पदांत में, जैसे मुनि ही में ए या आ नहीं है, ई स्वर है। इसके बाद जो विसर्ग होगा उस विसर्ग का अस प्रत्याहार परे रहते रेफ का मतलब है र आदेश हो जाता है। तो बताइए र आदेश होगा तो क्या बना? मु नी र हलंत और ई टी, ऐसी स्थिति बनी तो र हलंत है। तो व्याकरण कहती है कि सही पद बना करके लिखो मु नी। र हलंत है तो यहाँ पर र का र में ई स्वर है आगे, तो ई स्वर ह्रस्व है तो ई मिला दो और ये ती मुनि रीति शब्द बन जाएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा मुनि रीति। ये सब देखिए मुनि रीति बना हुआ है, यानी विसर्ग का र हो रहा है लेकिन शर्त लग रही है पदांत में ए या आ नहीं होना चाहिए। इसको छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो सकता है और उसके साथ विसर्ग हो और उसके बाद भी अस्प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग का र आदेश हो जाता है। भानुरशौ र आ रहा है तो भानुहु धन अशौ, भानुहु धन अशौ, भानु के विसर्ग का र तो भानु र में ए मिल गया तो र का पूर्ण हो गया और शौ भानुरशौ। तेहि आगतम, तेहि तृतीया का बहुवचन है तो तेहि विसर्ग का र हो गया, तेहि विसर्ग का र में आ मिल गया तो तेइरागतम। धेनुः गच्छति, धेनुर्गच्छति। एतेहि भक्षितम, एतैर्भक्षितम। इस तरह से विसर्ग का र हो रहा है, ऋत्व विसर्ग संधि है। अब मैंने आपको अभी कहा ए या आ को छोड़ करके अन्य स्वर होने पर ही ये लागू होगा। ध्यान से सुनना, मैंने कहा ए या आ को छोड़कर अन्य स्वर होने पर ही लागू होगा, परंतु अब मैं कह रहा हूँ आपको दूसरे नियम में समझने की कोशिश करना। अव्यय संबंधी हो यानी अव्यय पद का हो, ऋकारांत हो, संबोधनवाची हो तो विसर्ग का अकार और आकार, आकारात से अकार और आकार यानी ए या आ के परश्चापि परे भी रेफादेशो भवति। अभी तो मैं कह रहा था कि होना नहीं चाहिए, मैं क्या कह रहा था, नियम कह रहा था कि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अब नियम कह रहा है कि ए या आ हो तो भी रेफ आदेश हो जाएगा, यानी रे आदेश हो जाएगा। वो कब कब कह रहा है, शर्त बता रहा है अगला नियम। अव्यय संबंधी पद हो, जैसे पुनः है अव्यय संबंधी है, प्रातः अव्यय संबंधी है, पितः यानी पितृ ऋकारांत शब्द है, ये पितृ ऋकारांत है, माता है मातृ ऋकारांत है। तो अव्यय संबंधी हो, ऋकारांत हो और संबोधनवाची हो और उसके बाद यदि विसर्ग हो तो विसर्ग का ए या आ परे रहते भी रे आदेश हो जाता
है। समझने की कोशिश करना। पुनरत्र, पुनः धन अत्र, विसर्ग का रे हुआ तो विसर्ग का रे में ए मिला, पुनरत्र बन गया। प्रातः गच्छति, प्रातर गच्छति। पितः वंदे, पितर वंदे। मातः वंदे, मातर वंदे। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, ए या एक जगह निषेध था, लेकिन अब ए या आ कहाँ हो सकता है? अव्यय संबंधी हो, अव्यय पद होना चाहिए, उसका ए या आ हो सकता है। रिकारांत शब्द से बना हुआ ए या आ हो सकता है। पिता में देखो रिकारांत है, और पिता तय में अ है। संबोधनवाची शब्द भी हो सकता है, यानी संबोधन विभक्ति का कोई शब्द भी हो और उसमें ए हो तो वहाँ भी रे हो सकता है। ये दोनों नियम साथ साथ चलने वाले रुत्व संधि के हैं, दोनों में ही रुत्व संधि होगी। ध्यान से समझ लेना बच्चों, एक बार पुनः अवलोकन कर लेना, ध्यान से समझ लेना, वीडियो को सुन लेना। अब इसके साथ पढ़ते हैं अगले बिंदु में विसर्गस्य लोपः, यानी विसर्ग लोप संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे अपने? विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि पढ़ेंगे। क्या कहती है? अर्थात नाम से ही पता चल रहा है, जहां विसर्ग का लोप हो वह संधि विसर्ग लोप संधि कहलाएगी। चलिए पढ़ते हैं। नियम नंबर 1, आतो असि विसर्गस्य लोप है। आतो असि विसर्गस्य लोपः, यानी आकारात परस्य, यानी आ के बाद विसर्गस्य, विसर्ग का। बालाहा, देखिए बालाहा में आ है, ला में आ के बाद विसर्ग है, ठीक है। असि परे, अस प्रत्याहार परे रहते, लोपो भवति, लोप हो जाता है, यानी विसर्ग का ही लोप हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और पद वापस लिख दिया जाएगा। संधि विच्छेद है बालाहा धन अत्र, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। बालाहा में बताइए आकारांत है, आकारांत के बाद विसर्ग है, बाद में अस्प्रत्याहार का वर्ण है। ऐसी स्थिति शर्त मंजूर होने के बाद बाला धन अत्र अर्थात बाला अत्र, विसर्ग का लोप करके लिख देंगे और संधि विच्छेद करेंगे तो बाला में विसर्ग लगा देंगे। बाकी कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंट नहीं है। लताहा एधन्ते, संधि पद बनाएंगे लता एधन्ते। ताहा गच्छन्ति, ता गच्छन्ति। वृद्धाहा यान्ति, यानी वृद्ध चले जाते हैं, वृद्धा यान्ति। बालाहा हसन्ति, बाला हसन्ति। केवल इनमें क्या हो रहा है कि विसर्ग का लोप हो रहा है, और ये लोप तभी हो रहा है, प्रथम पद के अंत में आ होना चाहिए और आ के बाद में क्या होना चाहिए? विसर्ग होना चाहिए। अब नियम नंबर 2 है विसर्ग लोप संधि में, अतो अनित्याची विसर्ग लोप है, यानी आकारात परस्य, आकार से परे, विसर्ग से विसर्ग का, विसर्ग के अकारम व्रजित्वा सवरे परे लोपो भवति। अगर ऐसे परे विसर्ग का आकार का लोप हो, अकारात पर, यानी पदांत में ए हो और उसके बाद विसर्ग हो, प्लस आगे नियम कह रहा है कि ए को छोड़कर अन्य कोई भी स्वरवर्ण हो, अन्य स्वरवर्ण हो, अन्य स्वरवर्ण हो, समझने की कोशिश करना, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। यानी ए हो तो नहीं होगा और ए हो तो विसर्ग का लोप हो, ए नहीं हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और ए हो तो नहीं होगा। क्यों? ए का क्या बन जाता है? अवग्रह, और वो अपने कौन सी संधि में पढ़ा था? उत्व विसर्ग संधि में। हाँ याद रखो आप, उत्व विसर्ग संधि में पढ़ा था अपन ने। तो यहाँ देखिए राम है आगच्छति, राम है मैं बताऊँ मकारांत पद है, मैं अकारांत है, अकारांत के साथ विसर्ग है, तो ए हो गया, विसर्ग हो गया, प्लस आगे आ हो गया, यानी उत्व संधि का नियम नहीं लग रहा ना। अगर वो नियम लगता तो फिर ये उत्व संधि प्रभावी हो जाती। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंतर अवश्य मिलेगा, नहीं तो संधियाँ एक ही होती, अलग अलग नाम और परिवर्तन नहीं होते। तो आकारांत के बाद विसर्ग हो और उसके बाद ए को छोड़कर अन्य कोई भी स्वरवर्ण हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इसी तरह है कृष्ण है एति, कृष्ण एति। बाल है इच्छति, बाल इच्छति। नियम नंबर 3 है एतत् तदो, एतत् और तद सुलोपो अकोर नय समास से हली, यानी अकार्यो एतत् तद, यह सु यानी सह विसर्ग तस्य लोप है, लोप हो जाना शायद चाहिए, हली न तु नए समास है, यानी नए समास या व्यंजन वर्ण नहीं होना चाहिए। अयम भाव है, इसका भाव है। क्या भाव है? नए समासम विहाय, नए समास को छोड़ करके, यानी नए समास नहीं होना चाहिए। समास बिंदु में पढ़ते हैं
एसह हो और सह हो, इत्यनयो पदयो, ये दोनों पद ही हो। इत्यनयो पदयो विसर्ग से अकारम विहाय, विसर्ग का, इनके इस बाद जो विसर्ग है उस विसर्ग का अकारम विहाय, यानी वही अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर वर्ण हो तो यद किंचित वर्णे, जो कोई भी वर्ण हो बाद में, कोई भी, चाहे व्यंजन भी हो सकता है चाहे स्वर वर्ण भी हो सकता है, कोई भी वर्ण हो तो परे लोपो भवति, लोप हो जाता है। ऐसा है और सह का लोप हो जाएगा। अंत में पढ़ते हैं अपन क्या है। एषः इच्छति, बताइए एषा में अकारांत है, विसर्ग है। अब यहाँ पर अकारांत की बात नहीं कर रहा, सॉरी, अब ये कह रहा है कि एतद और तद से बनी हुई है, तो एतद से ऐसा है और तद से बना हुआ हो तो भी सह भी हो सकता है। तो यहां पर देखिए एषः धन इच्छति, तो आगे ए को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है, व्यंजन वर्ण भी हो सकता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, यत किंचित वर्ण, जो कोई भी वर्ण हो, कोई पाबंदी नहीं है आगे, बस ए नहीं होना चाहिए। तो एष इच्छति, एषः गच्छति, एष गच्छति। अब इसमें सह का उदाहरण आपको दे नहीं रखा, लेकिन मैं बता देता हूँ जोड़ करके साथ में। अगर ऐसे हो सह धन गच्छति, वह जाता है, तो संदीप क्या बन जाएगी, स विसर्ग का लोप कर देंगे, स गच्छति, ऐसा भी लिख सकते। और संधि पद भी साथ में न बनाएं तो सह भी लिख सकते हैं, वो भी अपना सही है। वाक्य निर्माण में अपन पढ़ते हैं, ऐसा लिखें तो भी सही है, ऐसा ना लिखें तो भी सही है। यानी विसर्ग लोप करके लिखेंगे तो विसर्ग लोप संधि मान लेंगे, और नहीं करके लिखेंगे तो वाक्य संस्कृत अनुवाद के अनुसार उसे मान लेंगे। इस प्रकार अपने बच्चों तीनों संधि पूर्ण हो गई हैं। स्वर संधि के भाग पढ़ लिए, व्यंजन संधि के भाग पढ़ लिए, और अंत में अपने विसर्ग संधि के भाग भी पढ़ चुके हैं। इस प्रकार अपना ये सबसे लंबा टॉपिक संधि का था, 4 अंक का था, ये पूर्ण हो चुका है। जो कोई समस्या हो बच्चों, फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।